गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स, ये हमारे पास एमएससी प्रीवियस के अंदर पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर। एक मिनट में कलर और चेंज कर लेता हूँ इसका। आई लाइक दिस। देखिए, हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि हमारे पास पेपर नंबर फर्स्ट रहेगा एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कंस्टेंट। ठीक है, कोस्टेंट अलग होता है और कंस्टेंट अलग होता है। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा, डेफिनेशन लिखूंगा। आपको पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल शांति से पढ़ें, आराम से पढ़ें, मजे आएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंस्टेंट। ठीक है, क्या करते हैं? कंस्टेंट। मैंने आपको पहले बता दिया कोस्टेंट अलग है और कंस्टेंट अलग है। इसको कभी भी आप कोस्टेंट नहीं पढ़ेंगे, और ये कंस्टेंट है। ठीक है, और कंस्टेंट क्या होता है मैं पहले आपको सिंपली समझा देता हूं, उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा। देखिए, हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास हम ले रहे हैं m, और ये हमारे पास मूव कर रहा है किसी भी तरह, यानी कि फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये किसी विशेष पाथ की तरफ जाए या किसी पर्टिकुलर फोर्स के अंदर ये गिरे या मोशन करे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है, इधर ये हमारे पास क्या है? अर्थ है, और यहाँ से हमने कोई पत्थर नीचे की तरफ छोड़ा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो पत्थर है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इसके ऊपर एक बाउंडेशन है किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो कि हमारे पास लगेगा m और c। ठीक है, ये पत्थर ना तो इधर जाएगा, ये पत्थर ना ही इधर जाएगा, और ना ही ये पत्थर ऊपर की ओर जा सकता है। तो इसके ऊपर बाउंडेशन है। तो हम ऐसे मोशन की बात करेंगे जिनके अंदर बाउंडेशन हो। कि वो किस किस तरह की बाउंडेशन है? तो जो बाउंडेशन होती है मोशन के अंदर, कोई भी पार्टिकल कहाँ जाएगा, कोई भी पार्टिकल किधर मोशन करेगा, उस बाउंडेशन को हम बोलते हैं कंस्टेंट। और ऐसी मोशन को बोलेंगे कंस्टेंट ऑफ मोशन। कंस्टेंट ऑफ मोशन। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि दो अलग अलग क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, जिसके जो मास है हम सेम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप डिफर भी ले सकते हैं। ये m है और ये भी m है। ठीक है, यहाँ पर जब इनको मूव किया जाता है, फ्रीली मूव किया जाता है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन यदि इन दोनों को हम इस तरह से बांध दें, डंबल की तरह, ये इस तरह से, तो असली बात है कि ये इधर भी जा सकते हैं, ये इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो ये इनके अंदर क्या है? एक बाउंडेशन है। ये बाउंडेशन है, और ये बाउंडेशन ही हमारे पास क्या कहलाती है? कंस्टेंट ऑफ मोशन। तो कंस्टेंट ऑफ मोशन क्या है? कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मोशन हो रही हो, कोई भी गति हो रही हो, उस गति के अंदर आपने कितने प्रतिबंध लगा रखे हैं, ये किस तरह का प्रतिबंध लगा रखा है, उस प्रतिबंध को ही हम क्या बोल सकते हैं? कंस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो मैं आपको पूरा लिख देता हूँ। तो देखिए, मैं यही लिख देता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे, अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो कंस्टेंट क्या होता है? यहाँ हमारे पास है कंस्टेंट। कंस्टेंट्स डेफिनेशन रहेगी, ए कंस्टेंटेड मोशन, ए कंस्टेंट्स मोशन is a motion is a motion which cannot arbitrary, which cannot arbitrary in any manner.
एनी मैनर पार्टिकल मोशन, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू ओकर, एंड restricted to occur only limit only limitations। ये आपको ये फ़ायदा देगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप कॉपी में यदि नोट डाउन करते हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा। आपको यदि मैं लिखा लिखा दे देता हूँ तो आप उसको पढ़ करके और फिर स्क्रीनशॉट लेते हो, फिर उनको लिखते हो, बेटर है कि आप ऐसे लिख लें। और रिफ्लेक्शन imposed on a particle of a particle due to, कहाँ गया, मुझे लगता है इसकी पीडीएफ ही सेंड करनी पड़ेगी मेरे को, है ना। अरे कहाँ गया, ड्यू टू which cannot be freely move are called constant, मैं इसको आपको दोबारा समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ए कंस्टेंट मोशन इज ए मोशन विच कैन नॉट बी आर्बिटेरी, यानी कि वो अपने आप स्वतंत्र गति नहीं कर सकता कोई भी पार्टिकल, किसके अंदर, कंस्टेंट मोशन के अंदर, ठीक है, विच कैन नॉट बी आर्बिटेरी एंड इन एनी मैनर, किसी प्रकार से, और पार्टिकल मोशंस एंड रिस्ट्रिक्टेड टू ओकर ओनली लिमिटेशंस और रिफ्लेक्शंस इम्पोज्ड ऑन ए पार्टिकल, कि पार्टिकल के ऊपर कुछ हमारे पास लिमिटेशंस लगी होंगी मोशन करने के लिए, एंड विच कैन नॉट बी फ्रीली मूव, जो कि फ्रीली मूव नहीं कर सकता, आर कॉल्ड द कंस्टेंट, ठीक है। एंड मोशंस अलोंग स्पेसिफाइड पाथ इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कंस्टेंट मोशन हेयर ऑन ए कोऑर्डिनेट्स specified by the describe the motion in constant to be situations where the particle free to move in space and then their constant are needed to describe its motions, आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, और आपको एग्जांपल भी लिखना है परीक्षा के अंदर। एग्जांपल लिखते हैं, पहले मैं आपको इसका एग्जांपल लिखवा देता हूँ। देखिए, तो एग्जाम्पल के अंदर हम बात करते हैं एक पेंडुलम की, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा इस तरह से, ये हमारे पास इसका बेस रहता है, यहाँ पर हमने एक पेंडुलम लिया और हमने एक मास लटका है ये m, ठीक है। आपको थ्योरी सेम लिखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को थ्योरी में लिखना है, कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m है, और इसको किसी रस्सी की सहायता से जिसकी लेंथ कितनी है l है, इसको हमने क्या किया है, सस्पेक्टेड किया है, ठीक। और ये मोशन करता है, तो ये मोशन इस तरह से करेगा, ये इसका जो ये पाथ होगा मोशन का वो ये रहेगा, ये। तो यहाँ पर इसके ऊपर बाउंडेशन है कि ये नीचे नहीं जा सकता, ये ऊपर नहीं जा सकता, ये केवल यहाँ से और यहाँ तक क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी मोशन के लिए क्या रहेगा, बाउंडेशन रहेगा, इसकी जो लेंथ है l, वो हमारे पास रहेगा, l की वैल्यू जो है वो r के बराबर रह सकती है, ठीक है। ये हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये पॉइंट है, जब आप इसको सर्कुलर मोशन करवाते हो इस तरह से, और ये हमारे पास यहाँ पर मास है, तो यहाँ पर बाउंडेशन है कि यहाँ से और यहाँ तक करेगा, तो इसको हम r रेडियस के बराबर मान सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो इसको हम l को क्या लेंगे, ये हमारे पास r रहेगी। लेकिन जब हम इसको
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर लेंगे तो हमारे पास इसकी बाउंडेशन रहेगी कि L इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास रहेगा किसके अंदर, ये हमारे पास रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये हमारे पास बाउंडेशन रहेगी। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ये बाउंडेशन रहेगी कि जब हम कोई भी सिंपल पेंडुलम लेते हैं, ठीक है, जब कोई भी हम सिंपल पेंडुलम लेते हैं तो उस पेंडुलम के लिए जो डिस्टेंस है L, यहाँ से जो सस्पेक्टेड किया गया है, उसकी जो मोशन होगी वो इसी पाथ में रहेगी और उसके लिए L की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट L स्क्वायर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास क्या है इसकी मॉडल। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंस्टेंट। टाइप जो कंस्टेंट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। वैसे आपके सिलेबस के अंदर केवल और केवल दो ही होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट दिए गए हैं। आपके सिलेबस में केवल ये है, एक तो ये है और एक ये। ठीक है, एक चीज़ और, ये हमेशा पेयर में होते हैं। इनके जो टाइप्स हैं ये दोनों एक साथ होते हैं, ये दो एक साथ होते हैं और ये दो एक साथ हैं और ये दो एक साथ। इस तरह से इनकी डेफिनेशन एक दूसरे की क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। हालांकि हम यहाँ पर जो हमारे पास कंस्टेंट है उसमें से केवल होलोनोमिक कंस्टेंट और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक, पहला हमारे पास है स्केलरोनोमिक कंस्टेंट। ये हमारे पास वो कंस्टेंट होंगे जब आपके पास जो कंस्टेंट होंगे, कंस्टेंट के क्या मतलब, बाउंडेशन। ठीक है ना, कंस्टेंट का मतलब बाउंडेशन। जो बाउंडेशन है वो टाइम डिपेंडेंट हो। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, यहां पर क्या रहेगा, जो बाउंडेशन रहेगी वो बाउंडेशन यदि टाइम डिपेंडेंट हो, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है, तो ऐसे कंस्टेंट को हम बोलेंगे स्केलरोनोमिक कंस्टेंट। इफ द कंस्टेंट रिलेशन डू नॉट, सॉरी, टाइम आप इसको इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, यानी कि जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट। इफ कंस्टेंट रिलेशन डू नॉट एग्जैक्टली डिपेंड ऑन द टाइम, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए, तो ये जो है हमारे पास पेयर के अंदर होंगे। पहला जो पेयर है वो टाइम के बारे में बताता है। स्केलरोनोमिक का मतलब होता है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करते, वे कंस्टेंट जो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं या टाइम पर डिपेंड नहीं करते। तो हम लिख सकते हैं इफ कंस्टेंट रिलेशन डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम, नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। दूसरा जो है ये हमारे पास है रियोनोमिक्स कांस्टेंट। ये वे कांस्टेंट होंगे जो टाइम पर डिपेंड करेंगे। ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट होते हैं या टाइम डिपेंड होते हैं। और जो हम पढ़ेंगे होलोनोमिक, होलोनोमिक का मतलब होता है वे कांस्टेंट जो हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट होंगे और ये हमारे पास वेलोसिटी नॉट डिपेंडेंट होंगे, वेलोसिटी नॉट डिपेंड। ठीक है, इनके मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा और उसके फॉर्मूले भी लिखाऊंगा। ठीक, एक हमारे पास लास्ट है, लास्ट नहीं 5 नंबर जो है, बिलेटरियल कंस्टेंट जो होते हैं वे वो कंस्टेंट होंगे जिनके कंस्टेंट को या जिनके रिलेशन को हम इक्वेशनल या इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए ये थोड़ी अजीब चीज़ है, हम इसको इक्वेशन के अंदर यदि रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, और यदि हम उसको इक्वेशनली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमारे पास ये इस तरह के यानी कि यूनिलेटरल कंस्टेंट होंगे। लास्ट है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो हमारे पास देखो लास्ट जो है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वे कंस्टेंट जो या जिसके अंदर वर्क डन है वो कितना हो, 0 हो। ठीक है, या फोर्स डिपेंडेंट बोल सकते हैं। फोर्स जो है वो हमारे पास
यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगा उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि वर्क जो डन होगा, वर्क डन वो कितना रहेगा 0। और यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। आज देखो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डिस्कस कर रहे थे ना कि हमारे पास कोई भी इक्यू सरफेस है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने बोला कि कोई भी इक्यू सरफेस है। इक्यू सरफेस का मतलब होता है उसके ऊपर जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। इक्यू चार्ज सरफेस रहेगा तो इसका मतलब उसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो आपने डिस्कस किया था कि इक्यू पोटेंशियल का मतलब है कि उसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है। यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके आते हो तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा dv वो कितना रहेगा 0। एंड वी कैलकुलेट द वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू रहेगा हमारे पास ये रहता है Q इंटू डी वी। ठीक है, तो ये आपके पास डी वी की जब वैल्यू 0 है तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो कितना रहेगा 0 रहेगा। तो इस तरह के जब वर्क डन 0 होता है उस सिस्टम को या जो कंस्टेंट लगा हुआ है उस कंस्टेंट को हम बोलेंगे ये हमारे पास कंजर्वेटिव कंस्टेंट होगा। ठीक है, जो आप व्हाट्सएप पे 0 0 पुकार रहे थे वो है ये। ठीक, और कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास 8 प्रकार के हैं जिसमें से पेयर होंगे, पहला और दूसरा पेयर में होंगे जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये दोनों एक साथ पेयर में होंगे, उसके बाद ये दोनों एक साथ पेयर में होंगे, उसके बाद ये हमारे पास एक साथ पेयर में होंगे, और ये हमारे पास एक साथ पेयर में। ये कंजर्वेटिव सिस्टम, ये सॉरी कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट है, और ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट है जो आपको शायद आधा दिख रहा होगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे वैसे पूरा दिख रहा है, आपको शो आधा कर रहा होगा ये। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट। अब बात करेंगे हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास सिलेबस में है। तो बात करते हैं हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो इसमें देखिए ये हमने अभी डिस्कस किया। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होंगे, जो वेलोसिटी, देखो यहाँ पर वेलोसिटी हमने क्या लिखी है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होंगे तो होलोनोमिक, वेलोसिटी नॉट डिपेंडेंट होंगे तो नॉन होलोनोमिक। इफ कंस्टेंट रिलेशंस आर और कैन नॉट बी नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी देन कंस्टेंट आर कॉल्ड होलोनोमिक कंस्टेंट। मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, देखिए इफ constant relation are or cannot be, are or can not be may not be, सॉरी ये है may not be dependent of velocity the constant are called holonomic constant। ठीक है, जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं वो हमारे पास होलोनोमिक कंस्टेंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ऑफ होलोनोमिक कंस्टेंट। लेट अस टेक ए केस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r रोलिंग इंक्लाइंड प्लेन विद इट एक्सेस ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। ओके, मैं लिख देता हूँ ना, आपको थ्योरी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास है let us consider a case of a cylinder of radius r small r, okay,
rolling inclined plane with its axis with its axis, okay, always horizontal, always horizontal, and the motion of cylinder measured by two coordinates, मैं आगे लिख देता हूँ, the motion of cylinder measured by two coordinates s and theta, दो रहेंगे. If the cylinder happen to rolling with shielding, then the velocity देखिए, इसने कहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है. मैं आपको डायग्राम और बना के दिखा देता हूँ. यहाँ पर यहाँ पर बनाते हैं. देखिए, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है. इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया है, ये जिसकी रेडियस हमने मानी है कितनी है, आर है. जिसकी रेडियस कितनी है, आर है. और ये जो सिलेंडर है ये रोलिंग करता है ऊपर से नीचे की ओर बिना फिसले हुए. ठीक है ना, बिना फिसले हुए ये रोलिंग करता है. तब हम देखेंगे कि इसकी जो मोशन होगी वो किस प्रकार से होगी. तो हम इसमें रिलेशन निकालेंगे मोशन के लिए. देखिएगा किस तरह से होगा. आप वेलोसिटी निकालते हो, ठीक है ना, आप वेलोसिटी निकालते हो. v इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये सिंपल फॉर्मूला. और इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी जो रेडियस है उसके बराबर होगी, इसकी रेडियस के बराबर. तो इसकी जो रेडियस है वो अपन मान लेते हैं, ये कैपिटल आर मान लेते हैं. ठीक है ना, ये स्मॉल आर माना है. तो अपन लिखेंगे v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में कैपिटल टी. टी इज द टाइम पीरियड, एंड द वेलोसिटी v इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाई एस डॉट. ठीक है. और एस डॉट क्या होगा, एस डॉट रहेगा आर अपॉन जो टी है उसको अपन एस डॉट लिख रहे हैं, या फिर इसको आप आर डॉट भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको आप आर डॉट भी लिख सकते हैं. चलो हम आर डॉट ही लेके चलेंगे. एस डॉट एक नई क्वांटिटी हो जाती है, तो हम यहाँ पर आर डॉट से लेके चल रहे हैं. ओके, तो हमारे पास आया यहाँ पर देखिए v इज इक्वल टू 2 पाई एंड आर डॉट. जब भी मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि आर डॉट है तो इसका मतलब होगा कि आर के अंदर चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. और यदि मैं बोलूंगा आर डैश, इसका मतलब होगा कि आर चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस. आर
के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी निकाली जो कि होती है 2 पाई आर अपॉन में टी। आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 2 पाई एंड आर डॉट, एंड आर डॉट मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? r अपॉन टी इज द वेलोसिटी। ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी। ठीक है, हम जानते हैं, इसको एक इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, द relation between linear velocity and angular velocity is v is equal to r cross omega, equation number 2. okay, एंड ओमिका इज इक्वल टू, ओमिका क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि थीटा अपॉन में टाइम, मीन्स थीटा डॉट होगा। तो अपन लिखेंगे v इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा डॉट, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो और जो v है, तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर v को हम रख सकते हैं क्या? v को हम लिखेंगे 2 पाई आर इंटू टी डिस्टेंस। हाँ, एक मिनट, एक समस्या होगी यहाँ पर, ये आर डॉट लिखा है और जो आप लिख रहे हो 2 पाई आर अपॉन टी, इसको आप लिखोगे एस डॉट, बिकॉज दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, तो ये रहेगा एस डॉट। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी हमारे पास देखो ये है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी है, तो 2 पाई आर अपॉन टी को अपन लिखेंगे v, और v को हम लिख सकते हैं एस डॉट इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा डॉट, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, आप डॉट को हटा दीजिए, तो डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं डॉट को, और आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं सिंपली। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डी अपॉन डी टी आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो रहेगा एस माइनस आर और थीटा इज इक्वल टू 0। जब किसी भी क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है वो 0, इसका मतलब वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो हमारे पास रहेगा एस माइनस आर एंड थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा? कंस्टेंट कहलाएगा। और ये जो कंस्टेंट है ये हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ये हमारे पास कंस्टेंट होगा जो कि क्या होगा? वेलोसिटी डिपेंडेंट। और जो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है उसको हम बोलेंगे, सॉरी नॉट डिपेंडेंट। तो ये हमारे पास रिलेशन था जिसमें आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि कहाँ जा रहे हैं, हाँ ये एस माइनस आर थीटा इक्वल टू क्या हुआ है? कांस्टेंट है। ये हमारे पास एक बाउंडेशन है, किसके ऊपर? ये हमारे पास मोशन के अंदर बाउंडेशन है, और ये जो बाउंडेशन है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करी, और जब ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करी तो हम बोलेंगे कि ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, एंड दिस टाइप ऑफ कंस्टेंट इज ए होलोनोमिक कंस्टेंट। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट की, ठीक, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।